Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्पीड टेस्ट नंबर 11। लास्ट टाइम हमने एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 10 किया था डन, और इस बार हम करेंगे एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो मित्रों, आइए हम देखें आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आज आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पौधों में जो जाइलम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इसकी क्या भूमिका होती है। आइए सबसे पहले हम जाइलम या फ्लोएम के बारे में समझते हैं, क्या होता है और क्या इसकी भूमिका होती है। चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं एक शब्द लिखा है जाइलम, पौधों में, इन प्लांट्स एज अ जाइलम। देखिए, अगर हम बात करते हैं मित्रों, आप लोग बचपन में, मुझे याद है मैं भी बचपन में पढ़ा था, आप भी बचपन में पढ़े हैं, और हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी होगी बचपन में पौधों में, फोटोसिंथेसिस, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, जैसा कि हमको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पौधा है, मान लीजिए ऐसे करके एक वृक्षनुमा आकृति है, तो इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं जाइलम, एक हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम, और एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। अब आप ऐसे जानिए कि जाइलम, जाइलम से जल, भाई जाइलम जा से, तो जाइलम से जा से जल, जाइलम से जल जो है पौधों से ऊपर ऊपर जाता है। आप इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ग्रीन कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे। और फ्लोएम वाले पार्ट से जो मिट्टी वाला हिस्सा है, जो मिट्टी का हिस्सा है, वो यहाँ से जाता है ऐसे ऐसे। अब होता क्या है कि इतना जाने के बाद में, तब ये जो पौधे हैं, ये जो पौधे हैं ऐसे अगर हम कहें, इन पौधों की पत्तियों में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत ही ये क्या करते हैं, उपरांत ही क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसा कि आप लोग बचपन में रिएक्शन पढ़े होंगे, अगर मैं रिएक्शन की चर्चा करूं, ये बताऊं, तो सिंपल आप कह सकते हो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन बनाते थे, इस तरह से। तो ये चीजें बनती थी, इन चीजों का निर्माण होता है ऐसे। ये प्रकाश संश्लेषण प्रयोग होने वाली जो है क्रियाविधि है। ऊपर अगर कहें तो ऊपर आपको सनलाइट मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश, और नीचे पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल का जो पार्ट है वो मिल जाता है। सो हम जो अब सब लोग समझ चुके होंगे कि जाइलम की बात की हमने, तो जाइलम से जल है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की अगर हम बात कहें, माने ऑप्शन नंबर ए कहें, सो करेक्ट आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल वो क्या है मित्रों, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, वो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र, जो भी बंधु हमारे फर्स्ट नंबर ऑप्शन के साथ में गए हैं, ये जिन्होंने फर्स्ट नंबर ऑप्शन किया है, उन सभी का ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस समय। क्वेश्चन क्या आता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स। भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, अगर बाघों की बात करें, टाइगर, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1972 से ही चल रहा है, बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। बाघों की संख्या को बचाने के लिए देश काफी अधिक से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एक्ट भी हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वाधिक बाघों बाघों की संख्या किस राज्य में है, ऑप्शन के तौर पे हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। सो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश जो है पॉपुलर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट पे जो अधिनियम हमारे यहाँ बना है वो 1972 का है, और ये एक्ट आज भी है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश जो है जहाँ सब सर्वसे अधिक बाघों को रखा गया है वो सही है। अच्छा, अगर कभी एशियाई शेरों की बात की जाए, मान लीजिए कई बार आता है कि सर एशियाई शेरों के बारे में बताएं, तो एशियाई शेरों के लिए जो है गुजरात है,
जैसे कच्छ का रण है जंगली गधों के लिए फेमस है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान है सारस बगुले इसके लिए है। जैसे उत्तराखंड में आप जिम कार्बेट देखते हैं पशु पक्षियों के लिए है। तो इस तरह से चीजें क्या है प्रसिद्ध हैं फेमस हैं। फिलहाल जो सर्वाधिक टाइगर की जो संख्या है वो कहाँ आपको मिलेगी, एमपी में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी। जो भी हमारे विद्यार्थी मध्य प्रदेश के साथ जा रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश आंसर किया है वो सभी क्या है बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो विद्यार्थियों मध्य प्रदेश वाले जो भी हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल करेक्ट कर किए हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग सीट्स ऑफ स्टेट विद अ नंबर ऑफ। लोकसभा है राज्यों के लोकसभाओं के नाम है और वहां पे आपसे पूछा गया है कहाँ पे कितनी सीट है। ठीक है, सो लोकसभा में कहाँ कितनी सीट है। अगर हम एक बार सिंपल सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मान लीजिए लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है बच्चों, लोकसभा जो है ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है। लोकसभा जो है ये भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 81 में है, एक पॉइंट। और पूरे भारत में जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की जो सीट है वो 543 है। कितनी है, 543 है। पहले इस 543 में 2 सीटें हो जाती थी हमारे आंग्ल भारतीयों की, एंग्लो इंडियंस की। लेकिन अब ये जो आंग्ल भारतीय हैं इन्हें जो है मोदी गवर्नमेंट में खत्म कर दिया गया है। सो अभी जो है 543 सीट ही है टोटल। तो यहाँ पे ये तो टोटल सीट हो गई। अब चूंकि हमें यहाँ सेपरेट स्टेट वाइज सीटों के बारे में बात करना है और कहाँ पे कितनी सीटें हैं हमें ये बताना है या हमें ये देखना है। जैसे कि मित्रों अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में इन चारों में कितनी सीट है, 80 है, 48 है, 25 है, 20 है। केरला में कितनी सीट है, महाराष्ट्र में कितनी सीट है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है। सो ये अच्छा, अगर मान लीजिए कभी आपको एलिमिनेशन के मेथड पे ये पता हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं एक की सीट भी पता हो तो भी आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी आपको पता है कि साहब यूपी में 80 सीट है तो डी का 1, अब देखो डी का 1 केवल एक ही जा रहा है, एक जा रहा नहीं आ जा रहा, डी का 1 है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो सी का 2 हो जाएगा, तो सी महाराष्ट्र में 48 हो जाएगी। फिर देखिए बी का 4 हो जाएगा, मतलब केरला में 20 हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में 25 हो जाएगी। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको सही लग रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि हम जब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस को करते हैं या हम जब मैचिंग करते हैं तो उसमें अगर हमें कोई एक ऑप्शन भी आ रहा है और उस समय हम ये देखते हैं कि हाँ क्या वो ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है तो भी आप कर सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा कि ये जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अब ये सही है तो इस तरह से अब आप अपने दिमाग में ये भी प्रयास रखने का जतन करें कि हमें कम से कम एक से अधिक राज्यों की सीट भी याद हो पाए। जैसे यूपी की, आप यूपी में रहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश का पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, ठीक है। और उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे, जैसे कभी कभी आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण के हिसाब से भी दे सकते हो। जैसे अगर हम सिंपल कहें भाई केरल की बात कर रहे हैं तो केरल एक छोटा राज्य दिखता है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है, तो कम सीटें हैं तो यहाँ 20 सीटें मिल सकती हैं। तो बी का 4 आ रहा था, देखो ये ए है, ए का 3 आ रहा था, 25 सीटें हैं। महाराष्ट्र बड़ा है तो 48 सीटें हैं, यूपी सबसे बड़ा है तो 80 सीटें हैं। इस तरह से आप चीजों को भी थोड़ा सा माइंड में मेकअप करने का प्रयास करें, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए मित्रों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच रूलर ऑफ विजयनगर अलाउड द पोर्टुगीज टू बिल्ड द चर्च इन हिज एम्पायर। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगीज को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। देखिए अगर हम बात करते हैं पोर्टुगीज की, पोर्टुगीज जो है सबसे पहले हमारे इंडिया कब आए थे, आप भी जैसा कि जानते हैं पोर्टुगीज केम ऑन फर्स्ट फर्स्टली केम इन इंडिया ऑन 17 मई 1498 एज अ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहला पोर्तुगीज था जो हमारे देश भारत आया था। उसके बाद में वास्को डी गामा के पीछे पीछे फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेकर आया था। लेकिन यहाँ ये बात की जा रही है कि विजयनगर जिसको हरिहर और बुक्का भाइयों ने बसाया था, आपको बताना है कि विजयनगर के किस शासक ने, आपके पास 4 ऑप्शन है, वेंकटा वेंकटादित्य, औचित्य आर्य, त्रिमूला, कृष्णदेव राय। किसने ये कहा था पोर्तुगीज जो है चर्च स्टेबल कर पाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है वेंकटादित्य। क्या पढ़ेंगे इनको हम, इनको पढ़ेंगे हम वेंकटादित्य। वेंकटादित्य ने ये परमिट अलाउ किया
कि जो पोर्तुगीज हैं वो हमारे इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन में चर्च या फिर पादरी हाउस बना सकें। तो चर्च क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला एक एक पूजा पाठ का घर माना जाता है, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे बनाया गया। सो मित्रों, करेक्ट आंसर जो है वेंकटा सेकंड है। who peoples are given a answer number 1, I mean Venkata second is a correct answer. So Venkata second is a correct answer. I hope you understand. Your next question is, where was the first nuclear explosion carried out in India? भारत में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरण, बॉम्बे, नीली एंड श्रीहरिकोटा। वेयर वाज द फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैरिड आउट इन इंडिया? सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ पे हुआ है मित्रों, अगर हम बात करते हैं 1974 एंड 1975, ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज श्रीमती माफ कीजिएगा, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, ओके, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। एंड इन राजस्थान पोखरण में सबसे पहला जो है एटॉमिक रिसर्च का प्रक्षेपण जो है विस्फोट किया गया था फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा, ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम भी हमारे देश में 1998 एंड 1999 पीएम ऑफ इंडिया एज अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ये दोबारा जो है पोखरण में ही प्रक्षेपण हुआ था। पोखरण, कहाँ हुआ था ये प्रक्षेपण? पोखरण में हुआ था ये सेकंड टाइम। सो इंडिया में 2 टाइम हो चुके हैं ये प्रक्षेपण जो है, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के दौरान और एक बार ये कह दे अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका दिवस सुशासन के तौर पर हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? पोखरण। और पोखरण कहाँ पड़ता है? आरजे, राजस्थान में। ओके, देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ए है। जो भी मित्र या जो भी बंधु हमारे ए के साथ में जा रहे हैं या जो ए आंसर बता रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ओके, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहता है? If a country produce all of the requirements internal without the trading with the rest of the world, such as the economy is called. एक देश यदि शेष विश्व के व्यापार किए बिना, भाई सिंपल सी बात है, शेष विश्व के व्यापार किए बिना मतलब कह सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सच एज इकोनॉमी इज कॉल्ड। आंतरिक रूप से सभी आवश्यकताओं का उत्पादन करता है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कही जाती है? मतलब भाई देखिए, होता ये है कि अगर हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी 2 टाइप की होती है। एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी, और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, दोनों के बीच में गुड्स और सर्विस की अदला बदली हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं ऐसे। तो और मान लो 2 देशों के बीच में जहां इस तरह की कोई चीजें नहीं हो रही हैं, दे पीपल बोथ आर दे टोटली क्लोज्ड है वो, ठीक है, कोई मतलब नहीं आपस में। सो ऐसे में क्या है, एक क्लोज्ड वाला टर्म। देखो यहाँ पे क्या था, एक शब्द कि विश्व विशेष के साथ व्यापार किए बिना। भाई किसी के साथ अगर व्यापार आप नहीं कर रहे हैं तो व्यापार ना करने का भाव क्या है? कैसी इकोनॉमी है ये? क्लोज्ड इकोनॉमी है। सो ऐसे में क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाता है बच्चों। सो जो भी विद्यार्थी हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल क्या है? सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अभी अगला क्वेश्चन है, विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश मौजूद होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी एंड नो चार्ज। जैसा कि हम सब बचपन में पढ़ते थे, वो याद है आज भी, एक ट्रिक आप पढ़ते थे बच्चों, याद करो, ईंट पर नाच। नहीं याद है? सबको याद होगा ना, ईंट पर नाच। अब ईंट पर नाच से क्या होता था, जैसे हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए
इलेक्ट्रॉन, वैसे छोटी लग जाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। और इसी के साथ एक और बताएंगे। अब जे जे थॉमसन जो हैं ये जो हैं इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आयन को बताते हैं। क्या बताते हैं? निगेटिव आयन को। ऐसे बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन की। क्या बात करते हैं? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रदरफोर्ड। और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? जेम्स चैडविक। ये इसको खोजे थे, रिसर्च किए थे। और इसके ऊपर उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है जहां न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए? नो चार्ज। ऐसे को कहा जाता है नो चार्ज और उदासीन या न्यूट्रल। सो ये जो न्यूट्रल वाला है, नो चार्ज, इज अ करेक्ट आंसर। नो चार्ज जो है वो बिल्कुल सही है। अब आप देख पा रहे हैं मित्रों कि न्यूट्रॉन की इन्होंने बात की है, न्यूट्रॉन की बात की है। न्यूट्रॉन पे कैसे होने चाहिए? कोई भी चार्जेस नहीं है। दीज आर द न्यूट्रल चार्ज। सो कोई चार्ज यहाँ नहीं होगा। यहाँ कैसा दिखाएंगे हम लोग? न्यूट्रल चार्ज। ओके मित्रों, अब हमारा अगला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्रम के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कहता है द आर्टिकल 12 to 35 of the Indian Constitution mainly deals with the fundamental right which of the given of the Indian Constitution। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। मित्रों, कई बार मैं आपको बताया हूँ, ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे सभी भाई बहनों को ये अच्छे से पता होगा। पार्ट नंबर 13 से में है ये, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्या है? अवतरित है या उद्गृत है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, माने थर्ड वाला है। अच्छा, अगर मान लो कभी फर्स्ट आ जाए तो फर्स्ट में यूनियन और स्टेट की लिस्ट है बच्चे। ये क्या है? यूनियन और स्टेट की लिस्ट है। सेकंड नंबर में सिटीजनशिप है। सेकंड नंबर में सिटीजनशिप है। फोर्थ नंबर पे डीपीएसपी है। डीपीएसपी है। सो इस तरह से चीजें कुछ है, प्रमुख है। जबकि फोर्थ सी नंबर पे क्या है? सी नंबर पे आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट का पार्ट है। सो प्लीज आप इसको अच्छे से याद कर ले और चीजें नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चे इसको अच्छा कर पाए और उनसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। सो ऑप्शन नंबर सी जो है, आई मीन पार्ट नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हुज प्राइम मिनिस्टर वाज अ विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसके प्रधानमंत्री थे? देखिए, अगर हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी की बच्चों, हिस्ट्री चूंकि मेरा काफी अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे काफी पसंद है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं बच्चों मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी में आप किन किन राजाओं को पढ़ते हैं? स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं। ओके, आप पढ़ते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद आप पढ़ते हैं अशोक को। और अंतिम शासक के रूप में हम पढ़ते हैं बृहदत्त को, लास्ट किंग। सो ये जो रहे हैं, मैं मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम टाइम पीरियड आपसे कहें बच्चों, तो हो जाता है इनका टाइम पीरियड 323 से 298, ये बीसी है। और इनके समय में जो मंत्री रहे हैं, जो इस व्यवस्था को देखने वाले थे, वही थे विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, विष्णुगुप्त का ही नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त का ही नाम चाणक्य भी है। और ये तीनों एक ही पर्सनालिटी का या एक ही व्यक्ति का नाम है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित थी। किताब का नाम भले अर्थशास्त्र था, तो अर्थशास्त्र में नहीं था ये सब कुछ। किताब अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं लिखी गई थी
वो राजनीतिक ढांचे पर, राजनीतिक तंत्रों पर आधारित थी पूरी व्यवस्था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है विक्रमादित्य का, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी है, ये माफ कीजिएगा, ये गलत आंसर है बच्चे। विक्रमादित्य नहीं है, चंद्रगुप्त जो है क्या है, ये सी। इसमें सी आप करिएगा बच्चों, सब लोग सी करिएगा, ये माफ करिएगा, गलती से हो गया बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कहता है बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी जनरेटर इज दैट। देखिए पहले हम आपको सिंपल सी बातें बता दें, एसी और डीसी जनरेटर दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। एसी को हम कहते हैं अल्टरनेट करंट, डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट जो होता है ऐसे रीजन्स के पास में जो जनरेटर सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रेडिएशंस होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं डीसी में, वहां एज अ परमानेंट मैग्नेट होता है। ये बात सही है, गलत नहीं है, ठीक है। फिर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि डीसी जनरेट विल जनरेट हाई वोल्टेजेस, ये बिल्कुल हाई वोल्टेज है। एसी जनरेट ग्रेटर, नो, ये गलत है। डीसी भी हाई वोल्टेज देता है लेकिन कंडीशंस होती हैं उसमें भी। एसी इज अ स्लिप रिंग्स एंड डीसी इज अ हैज अ कम्यूटेटर। ये जो आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे स्लिप रिंग होती हैं और यहाँ कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर होता है। तो ये बातें ज्यादा सुटेबल है, ये ज्यादा चीजें मैच करती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, एसी और डीसी के लिए। जैसे हम लोगों के घरों में जो मीटर लगता है वो एसी बेस्ड होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक, जैसे रेलवे वगैरह की लाइनें होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइनें, वहां पे डायरेक्ट करंट का सिस्टम होता है, वहां पे डीसी सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ स्टेट। कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? सो बच्चे कृष्णा नदी जो है आपके नीचे के 3 राज्यों में तो है, लेकिन ऊपर के राज्यों में इनका फ्लो नहीं मिलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये रिवर नहीं है। मित्रों अगर मैं बताऊं आपको कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है बच्चे। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और ये नदी महाबलेश्वर में महाराष्ट्र से होते हुए ये नदी कर्नाटका से होते नदी तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हेमा, तुंगा, शिमशा, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियों के हिस्से में आते हैं ऐसे। और कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध भी है, जो कि भी कई दफे पूछा जाता है। और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। सो इसमें ऑप्शन ये जो 3 है वो तीनों सही हैं, यही गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है मित्रों वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन कृष्णा, सॉरी माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये गलत है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश जो है इसका क्या है बच्चे, आंध्र प्रदेश जो है क्या है इसका, वो करेक्ट आंसर है। ओके, आंध्र प्रदेश जो है क्या है बच्चे, वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन लेयर इज फाउंड। क्या कहता है? ओजोन लेयर इज फाउंड। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है, आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या आयनोस्फेयर। कहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है अगर हम इसके बारे में बात करें तो? मित्रों आइए अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का सर्किल है, ये सर्किल मान लेते हैं। वैसे सर्किल तो नहीं कह सकते अर्थ को, अर्थ को हम स्फीयर कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ का सर्किल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अर्थ का कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता है, और जिसका कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता है उसे हम ऐसे क्षेत्रों में नहीं रख सकते हैं, या ऐसे क्षेत्रों में उसे नाम नहीं दे सकते बेटा, ठीक है। ये ओके बच्चों एक जगह थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी जो पीछे के क्वेश्चंस मैं बता रहा था, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा। पीछे के क्वेश्चन में अगर हम चर्चा करते हैं अभी यहाँ पे, माफ करिएगा, ये जो इसका आंसर है तमिलनाडु, तमिलनाडु के रीजन में ये नहीं है। आइए हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा सही समझ में हमको आएगा। एक सेकेंड, आइए एक बार थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं
ये भारत का, ऐसे मान लेते हैं ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पे जो हिस्सा हमको दिखता है बच्चों, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा दिखता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, क्या है ये, महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर से एक नदी निकलते हुए महाराष्ट्र के बाद में ये नदी कर्नाटका के एंड आर, कर्नाटका होते हुए ये जो नदी का हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में जाता है और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। अच्छा, ये जो हमारा तमिलनाडु का रीजन है ये टच नहीं करता, ये नहीं टच करता है। सो इस तरह से कुछ इसका परिवेश का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको ये बता दिया था, जबकि ये तीनों हमारे वहां पे हैं, ये तीनों मिल रहे हैं, जबकि ये वाला हिस्सा हमारे नहीं मिल रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा, तमिलनाडु का हिस्सा है। ओके, अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, ओजोन लेयर में ये एक अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी में हमारी कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 लेयर पाई जाती हैं। अगर हम पांचों के नाम दें क्रम से, क्रॉनिकल ऑर्डर में दें, तो सबसे नीचे जो आता है वो हो जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 0 से 8 किलोमीटर और लगभग 15 किलोमीटर होती है पोल्स के पास में। इसके ऊपर चलते हैं, अगला हिस्सा कहलाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, इसे कहते हैं समताप मंडल। इसके ऊपर चलते हैं तो ये हिस्सा कहलाता है मीजोस्फेयर, माने मध्य मंडल। इसके ऊपर चलते हैं तो ये हिस्सा कहलाता है हमारा आइनोस्फेयर, और इसके ऊपर चलते हैं तो ये हिस्सा हमारा कहलाता है एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे ऊपर होता है, सबसे अलग। अब आपसे अगर मैं कहूं कि हमारी वो कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन है, तो ओजोन लेयर वाला ये हिस्सा होता है ये। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि 90% हिस्सा तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का होता है, जबकि 10% वाला जो हिस्सा है, ये 10% जो हिस्सा है वो हो जाता है समताप मंडल का। सो हमें इसकी ज्यादा एक्सेंस कहाँ मिलती है, वो इसमें मिलती है माने स्ट्रेटोस्फेयर में। सो स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा में कहेंगे तो इसे हम कह सकते हैं ये समताप मंडल का क्षेत्र है, और इसी में O3 लेयर पाई जाती है, या ओजोन लेयर। सो मित्रों, ये जो है आंसर इस तरह से करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया था, स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल करेक्ट है। मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक अधिकतर प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो ज्यादातर कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, या बैसिलस से। सो जो ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं वो बैक्टीरियल बैसिलस होते हैं। बैक्टीरियल बैसिलस से एंटीबायोटिक मिलते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल बैसिलस कह सकते हैं। सो करेक्ट आंसर ए वाला है। अगला है काइथेर फॉल्स इज लोकेटेड विच ऑफ द कंट्री। काइथेर फॉल्स जो है ये एक फॉल है, माने वाटरफॉल है। ये किस कंट्री में है, फ्रांस, जर्मनी, गुयाना या सुरिमन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, गुयाना है। सो गुयाना में ये है, गुयाना में है। आइए हम वाटरफॉल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल्स के बारे में, वाटरफॉल तो पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है उसे हम कहते हैं एंजल वाटरफॉल। क्या कहते हैं, एंजल वाटरफॉल। अब एंजल वाटरफॉल कहाँ है, एंजल वाटरफॉल साउथ अमेरिका में है। कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है या आपको बताना होता है कि ये सर साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है ये, साउथ अमेरिका में है, ये एक हिस्सा आपको ये। अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं जैसे हमारे इंडिया में, तो इंडिया में जोग फॉल है, जोग फॉल है, ये इंडिया का एक बिगेस्ट फॉल है, इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल माना जाता है। इनके अलावा और भी हैं फॉल हमारे यहाँ, जैसे धौलाधार भी है, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट माना जाता है वर्ल्ड पे।
बाकी यहाँ जो आप देख रहे हैं एक ये काइतेर फॉल्स, ये कहाँ है? गुयाना में है। कहाँ पे है? गुयाना में है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच विटामिन कंटेन द कोबाल्ट, कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट को कंटेन करता है? सो आपने जैसा कि नाम भी पढ़ा होगा कभी, एक नाम होता है साइनाक्लोबामीन। अब साइनाक्लोबामीन किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है? अगर आप ऐसे कर लेंगे तो भी आपको आइडिया होगा। सो ये नाम है विटामिन बी 12 का, विटामिन बी 12 का ये नाम है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12। जैसे सी की बात करते हैं, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे कभी भी जूसी फ्रूट्स वगैरह की बात की जाती है, खट्टे और जूसी फ्रूट जैसे आंवला है, मौसमी है, सो इसमें मिलता है। विटामिन बी 1 जो है ये थायमीन का हिस्सा कहलाता है, और ये बी 1 इससे बेरी बेरी डिसीज होती है। जैसे डी है, डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। जैसे सनलाइट वगैरह से एनर्जी जो मिलती है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है मित्रों, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो भी बच्चे हमारे सी नंबर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, या जिन्होंने सी नंबर ऑप्शन पे टिक किया है, वो सभी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उन सभी का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है मित्रों, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हु कंस्ट्रक्टेड द ज़ेंका लेक वाज द आर्टिफिशियल आइलैंड्स वुलर लेक इन कश्मीर। कश्मीर में वुलर झील का जैनलंका और एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाया गया था। तो जैसा कि आप जयलंका बात करें, तो जयलंका कश्मीर में वुलर झील, जयलंका और कृत्रिम झील का निर्माण किसने कराया था? तो जैनुलब्दीन है एक टर्म इसमें, ठीक है, जैन से टर्म बना है जैनुलब्दीन। सो ये करेक्ट आंसर है। जैनलंका और कृत्रिम एक द्वीप है, इसका निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है। जैनुलब्दीन, क्या नाम है? जैनुलब्दीन। शमशुद्दीन महमूद शाह नहीं है, ना अलाउद्दीन है, जैनुलब्दीन बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी जस्ट पीछे मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि पोर्तुगीज कैसे हमारे इंडिया आते हैं। फर्स्ट पोर्तुगीज केम ऑन इंडिया एज अ वास्को डी गामा 17 May 1498, and who is related to the blue water policy। ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली गोवा में एक पोर्ट है, इसका नाम है मर्म गोवा, और वहां पे क्या था, पोर्तुगीज जो क्या करते थे, उस गोवा के रीजन को काफी हद दिनों तक उन्होंने कब्जा करके रखा था, और उस पोर्ट से होने वाले आयात निर्यातों में अपनी वो हिस्सेदारी मांगते थे। सो दैट इज करेक्ट आंसर, डी एल्मेंडा, फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा। आप इनको पूरा नाम याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। सो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा इज अ करेक्ट आंसर। अगर हम कहें फ्रांसिस्को डी एल्मेडा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए ही करेक्ट है। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं से रिलेटेड है मित्रों। ब्लू वाटर पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? एकदम करेक्ट है, डी एल्मेडा इज अ करेक्ट आंसर। ओके, जो भी विद्यार्थी हमारे डी एल्मेडा को टिक किए हैं, या जिन्होंने डी एल्मेडा को बताया है, वो सभी बच्चे क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट गोल्ड फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण स्वर्ण क्षेत्र है? देखिए अभी ये जो आप देख रहे हैं सारे लोकेशन, अगर मैं इन सारे लोकेशंस की बात करूं मित्रों, तो ये सारे लोकेशन जो है हमारे कर्नाटका रीजन के पास में है। आप इस तरीके से देखते हैं, ऐसे कुछ करके एक शेप जैसा बनता है, कर्नाटका, कर्नाटका। और कर्नाटका रीजन की अगर हम बात करें, तो कर्नाटका रीजन में ही हमारा जो है कोलार की खान, कर्नाटक का कोलार हमेशा हट्टी, हट्टी की खान, और रायचूर, रायचूर तो कई दफे सुना भी होगा लोगों ने। सो ऑल इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मीन्स सभी जो है इसमें सही हैं। सभी जो खाने हैं वो क्या हैं? फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। सो ऑल इज करेक्ट। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहे हैं, या जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है, उन सारे विद्यार्थियों का ये आंसर जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है मित्रों। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइंस से जुड़ा हुआ है,
और स्पेशली ये एसिड से जुड़ा हुआ पार्ट है, एसिड और बेस के पार्ट से जुड़ा हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, लैक्टिक एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टायट्रिक एसिड। आइए हम समझते हैं फटाफट। देखिए, कभी भी अगर एसिटिक एसिड आता है तो एसिटिक एसिड से आप ऐसे समझिए, जो सिरका होता है ना, सिरका जिसको कहते हैं वेनिगर सॉल्यूशन, सो वेनिगर सॉल्यूशन वाला करेक्ट हो जाएगा, माने ए का 2। तो जिसमें जो भी ए का 2 है, देखिए अब आपके पास एक और ये दो ऑप्शन लग रहे हैं जिसमें ए के 2 हैं, तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास हमें ये कंफर्म है कि बी, ए नहीं है और डी नहीं है। लैक्टिक एसिड होता है, दूध से दही बनता है, तो बी का फर्स्ट जो है, बी का फर्स्ट ये वाला। अब देखिए ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमें मिल रहा है सही, क्योंकि बी का फर्स्ट जो है मिल रहा है। ऑक्सैलिक एसिड मिलता है स्पिंच पालक में, जबकि टाइट्रिक एसिड मिलता है हमें इमली में। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है, डी का 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। मित्रों, ऐसे में हम ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, करेक्ट कहेंगे। बी बिल्कुल क्या है, सही है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सो इन सब चीजों को आप याद रखें। मुझे उम्मीद है, याद है जहां तक कि लास्ट एसटी में इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने किया होगा, इसलिए उम्मीद है मुझे कि आप इसको बिल्कुल सही करेंगे, गलत आपसे ये नहीं होगा। ठीक है, ओके मित्रों, एक अगला प्रश्न है हमारा कि व्हेन वाज द वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना स्टार्टेड। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। वैसे बच्चों, इसका शुरुआत सन 2001 में किया गया था, याद रखिएगा। मुझे तो 2001 याद है इसका लगभग। अब 2001 के हिसाब से यही लग रहा है कि यही एक में है, बाकी तो नहीं है। तो वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत जो है निर्धन व्यक्तियों को आवास मुहैया कराने की योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो है बिल्कुल सही है। 2 दिसंबर 2001, ठीक है, ये था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास योजना, ये है सही आंसर, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके मित्रों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, आ गया है। इन विच सिटी वो हैज अ खादी महोत्सव 2023 वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। अहमदाबाद में किया गया था, मुंबई में किया गया था, दिल्ली में किया गया था या वाराणसी में किया गया था। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे हाल ही में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी मुंबई है बच्चे। क्या करेक्ट आंसर है, रिसेंट का क्वेश्चन है और अभी खादी महोत्सव जो है वो मुंबई में हुआ था, हैंडलूम खादी वाला, मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। जो भी विद्यार्थी हमारे मुंबई के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने मुंबई किया था, वो बिल्कुल जो है करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। ओके मित्रों, उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं या इसको आपने बिल्कुल सही किया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द बेस्ट स्टेट क्रॉप प्रोडक्शन अवार्ड एट द 14 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023। निम्नलिखित में से किस राज्य को 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में सफल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। तो किस राज्य को 14वें 14th कृषि नेतृत्व के लिए 2023 में फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिहार है बच्चे। क्या है, बिहार है। क्योंकि जानते हैं बिहार का जो क्षेत्र है सर्वाधिक उत्पादन के लिए अभी भी पॉपुलर है, काफी हद तक ये क्या है, फेमस है। ये कृषि क्षेत्रों के लिए बेटर है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आप देखते हैं पुरुष एकल खिताब या मेन सिंगल, जैसे स्पेशली 4 होते हैं हमारे, देखते हैं यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड विंबलडन ओपन। सो सबसे पहले होता है अमेरिका, सबसे लास्ट होता है ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछा गया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में एकल पुरुष कार खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए क्या है।
आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला आपको दिख रहा है जैनिक सिनर, दूसरा है राफेल नडाल, तीसरा है स्टेफोन्स टिटिपस या एंडी मुरे। सो ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब को जो जीतने वाले हैं वो उनका नाम है, जर्मन के हैं सैनिक सिनर, सॉरी जैनिक सिनर, क्या कहेंगे जैनिक सिनर, आप इनको जैनिक सिनर करके याद रखेंगे, जैनिक सिनर। सो इन्होंने ही अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2024 में पुरुष एकल खिताब में क्या की है, एक बढ़त हासिल की है, बढ़त हासिल की है। तो पुरुषों में जैनिक सिनर हैं, और महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे भी, अगला क्वेश्चन भी आपका आई थिंक ये देखिए बिल्कुल वही है, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे कहा कि विच प्लेयर हैज वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। आपको बताना है कि किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब में महिला एकल का खिताब जीता है। डैनियल कॉलिंस, नोमी ओसाका, कैरोलिन प्लिंस्कोवा एंड सबलेकना, आर्यन सबलेंका, आयरन सबलेंका। सो क्या है करेक्ट आंसर, तो इसका जो मित्रों करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है, वो है आर्यना सबलेंका। आर्यना सबलेंका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। जैसा कि अभी आपने देखा फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन में आपने पुरुषों के एकल खिताब में जैनिक सिनर को देखा जर्मन से, वैसे ही आर्यन सबलेंका को देखा। आर्यन सबलेंका जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन में अभी एकल पुरस्कार में महिला की तरफ से खिताब जीतने वाली नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था मित्रों, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम बात करते हैं आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, वो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री वॉन FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 एट द कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा। चूंकि जब भी कलिंग की बात आती है तो हमेशा राजा अशोक की भी अब बात आती है, क्योंकि यहाँ एक हॉकी कप से जुड़ा हुआ बात किया गया है। हॉकी जो कलिंग स्टेडियम है भुवनेश्वर में उड़ीसा में, यहाँ पे FIH अभी हुआ था, पुरुष एकल हॉकी प्रतियोगिता की बात हो रही है। तो पुरुष विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है, जो हॉकी के तरफ से है। आपके सामने जो है मित्रों 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। हमारे जो 4 ऑप्शन है वो क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है जर्मनी, नंबर 2 ऑप्शन है फ्रांस, नंबर 3 ऑप्शन है अर्जेंटीना, और नंबर 4 ऑप्शन है ब्राजील। सो क्या है करेक्ट आंसर, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 किसने जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक सही है। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है आइए देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। अभी जर्मनी ने इसको जीता था बच्चों, क्या किसको जीता था, जर्मनी ने। तो जर्मनी जो है इसमें क्या है, विजयी रही है जर्मनी। जर्मनी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप जीता है, विश्व कप जीता है। करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला, ए जो है इसके लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे जर्मनी के साथ में जा रहे हैं, जो ए कह रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आप सभी को समझ में आया होगा, आज का सेशन आपको क्लियर लगा। अच्छा कई बार बेटा ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम टीचर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से आते हुए क्वेश्चन भी, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात कहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन करें या मैं भी क्वेश्चन करता हूं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, और उस समय पेशेंस रखने से हमारे लगभग लगभग काफी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी कभी कभी जल्दीबाजी में गलत होता है, तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, गलतियां ना हो, इन चीजों पे ध्यान दें, और जितना भी हमें आ रहा है, जितना भी हम कर पा रहे हैं, हम उन्हें सटीक करें, बिल्कुल क्लियर करें, प्रयास करें कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हों। जैसा कि आज आपने देखा, आज हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग नॉर्मल लेवल में थे। लास्ट के 3 और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके करंट अफेयर पार्ट से जुड़े थे, और ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके नॉर्मल जो हैं जनरल स्टडीज वाले पार्ट से ही थे। सो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लाइव इसी तरीके से हमेशा रेगुलर बेस पे आप बने रहें और हमें देखते रहें। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 12 लेकर आऊंगा।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर टू बाय बाय ऑल ऑफ यू।